नमस्ते एवरीवन, बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लिगेंड्स पर चर्चा कर रहे थे। लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं जिसमें हमने चर्चा की विस्तार से। इसमें हमने लिगेंडों को स्टडी किया। मोनोडेंटेड लिगेंड जिन्हें हम एक दंतुक लिगेंड कहते हैं, बाइडेंट लिगेंड जिन्हें हम द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड जिन्हें हम बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं, एम्बीडेंटेड या उभयदंतुक लिगेंड, और अंतिम था आपका शैत्वकारी लिगेंड या ब्रिज लिगेंड के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इनको अलग अलग करके हमने एक एक करके सबको डिफाइन भी किया। अब उसी के बाद में कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं, जो अगली टर्म आती है वो है आपकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। इस CN का मतलब क्या है? आपका कोऑर्डिनेशन नंबर से हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? देखिए, केंद्रीय धातु आयन के साथ लिगेंड द्वारा बनाए गए कुल उप सहसंयोजक बंधों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो देखिए, जो भी आपका संकुल आयन होता है, इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जो मेटल आयन होता है, उसके द्वारा टोटल कितने उप सहसंयोजक बंध बनाए गए हैं लिगेंडों द्वारा, वही उस धातु आयन की समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे हम उदाहरण लेकर यहाँ बात करते हैं, एक टेबल के फॉर्म में इनको दिखा देते हैं। संकुल यौगिक आपका ये रहा। इसमें लिगेंड का कार्य कौन करते थे? K4FeCN6 है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब इसमें यहाँ देखते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु आपका आयरन है। ये आपके आयन मंडल में K4 है और ये आपका कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसमें लिगेंड कौन है? आपका साइनाइड है। इसकी संख्या कितनी है? संख्या 6 है। एक देखिए यहाँ पर 6 संख्या है। अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। क्या निकालना है? हमें समन्वय संख्या निकालनी है, जिसे हम CN द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब समन्वय संख्या कैसे निकालें? लिगेंडों की संख्या इनटू दान किए गए लोन पेयर की संख्या या दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। आपका एक साइनाइड जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ साइनाइड कितने हैं? 6 हैं। तो 6 साइनाइड के जो लिगेंड हैं वो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? 6 × 1, तो 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म, 6 इलेक्ट्रॉन युग्मों का डोनेशन होगा। ठीक इसी प्रकार हम बात करते हैं NaNiEDTA। ये क्या है? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट या एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल से जब एसीटेट बनेगा तो आपका जो लिगेंड होगा वो क्या होगा? षटदंतुक लिगेंड। ये हमने जो है पॉलीडेंटेड जो आपका लिगेंड का टाइप था उसमें इसको स्टडी किया। तो अपने पास लिगेंड कितने हैं? लिगेंडों की संख्या ओनली 1 है। कितने हैं? 1। अब लिगेंड की संख्या 1 है, लेकिन ये षटदंतुक हैं, तो 1 × 6 बराबर ये कितने लोन पेयर डोनेट करेगा? ये 6 लोन पेयर डोनेट करेगा। यदि हम बात करें अगला एग्जाम्पल COENCl3, यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन आपका लिगेंड है। लिगेंडों की संख्या 3 है। एक लिगेंड जो है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है या 2 आपके उप सहसंयोजक बंध बनाता है। हम जानते हैं एक उप सहसंयोजक बंध कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान हो दाता परमाणु द्वारा। तो यहाँ पर देखिए एथिलीन डाइएमीन के 3 अणु हैं और 3 × 2, एक मॉलिक्यूल 2 देता है, तो 3 कितने देंगे? 6 देंगे। अगला उदाहरण हम देखते हैं CuNH3 का होल 4 SO4। यहाँ देखिए NH3 जो लिगेंड है वो 4 लिगेंड है आपके पास। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड वो 4 हैं। अब एक NH3 का जो लिगेंड है वो एक उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। तो 4 जो हैं लिगेंड कितने लोन पेयर का डोनेट करेंगे या समन्वय संख्या कितनी आएगी इस जो है कॉम्प्लेक्स में? वो है आपकी 4। अगला उदाहरण लेते हैं पोटेशियम Al2OX का
होल 3। OX क्या है आपका, ये बेल वाला OX नहीं है, ये है ऑक्जिलेटो। क्या है, ऑक्जिलेटो, जो कि ऑक्जेलिक अम्ल से बनता है। इसे हम OX द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर संख्या कितनी है, 3। एक ऑक्जिलेटो कितने बॉन्ड बना सकता है, ये हमने बाइडेंटेट के उदाहरण में डिस्कस किया था। तो ये 2 डोनेटिंग साइट रखता है, 2 उपसहसंयोजक बंध बना सकता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने टोटल बंध बनेंगे, 6 बंध बनेंगे। 3 × 2, एक 2 बंध बनाता है तो 3 लिगेंड है, टोटल कितने बनेंगे, 6। ये हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर की बात। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि समन्वय संख्या क्या होती है, या कोई भी आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और उसकी समन्वय संख्या पूछी जाएगी। ठीक है, अगला आपका जो पॉइंट है वो है किलेट संकुल। क्या है, किलेट संकुल या किलेटीकरण। इसे हम चिलेशन भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कीलेशन। तो देखिए द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड जब केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़कर एक चक्रीय वलय का निर्माण करते हैं, जिसे हम किलेट वलय कहते हैं। इस किलेट वलय का निर्माण करने वाले लिगेंड को किलेटधारी लिगेंड कहते हैं, तथा ऐसे संकुल जिनमें किलेटधारी लिगेंड उपस्थित होते हैं उन्हें किलेट संकुल कहते हैं, या किलेट संकुल के नाम से जाने जाते हैं। बात समझ में आई। किलेट संकुल यौगिकों के बनने की प्रक्रिया को किलेटीकरण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, किलेशन या चीलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका मेटल आयन है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। यदि ये 2 एथिलीन डायमीन के मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करता है तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो है M एथिलीन डाइल एमीन का होल ट्वाइस +2 चार्ज इस पर आपका एंटाइटी पर रहेगा। तो ये उत्पाद आपका यहाँ बनेगा, और ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, किलेटीकरण। देखिए किलेटीकरण जो आपका इस तरीके से होता है, किलेट का मतलब क्या है, रिंग बनना। तो देखिए ये आपका एक एथिलीन डायमीन का मॉलिक्यूल, एक ये एथिलीन डायमीन का मॉलिक्यूल, और यहाँ से इस मेटल आयन के साथ में एक जो एथिलीन डायमीन का मॉलिक्यूल है 2 उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, और एक संरचना बन रही है रिंग के समान, दूसरी संरचना इधर रिंग के समान बन रही है। तो ये जो संरचना बनती है धातु आयन के साथ में, ये किलेट संकुल कहलाते हैं, और ये बनने की प्रक्रिया आपकी किलेटीकरण कहलाती है। तो ये हुई आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात और किलेटीकरण की बात। अब आपकी जो अगली टर्म आती है वो है प्रभावी परमाणुवीय संख्या। इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो देखिए क्या कहता है ईएयद अपना, इस नियम के अनुसार जब संकुल बनते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान हो जाता है, जिससे कि संकुल का स्थायित्व बढ़ जाता है, और इस नियम को ही प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम कहते हैं। अपन अदर लैंग्वेज में इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यदि किसी संकुल यौगिक में उपस्थित धातु आयन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन में यदि लिगेंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या EAN कहलाती है। देखो हम इसे उदाहरण के जो है उपयोग से समझते हैं, उदाहरण की मदद हम यहाँ लेते हैं। आपका उदाहरण है CONH3 का होल 6 N +3 इस पर चार्ज है आपका। अब यहाँ हम बात करें सबसे पहले कि हमें इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, या हम ये कह सकते हैं इसके पास उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी पड़ेगी। धातु आयन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकटतम अक्रिय गैस के बराबर होना चाहिए। दोनों के योग जो होगा वो निकटतम अक्रिय गैस के समान होना चाहिए। देखो होता है कि नहीं होता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक जो है आपका कितना होता है, 27। अब देखो ये सब चीज़ें रटने की नहीं है, ये सब चीज़ें आवर्त सारणी में आपको बता चुका हूँ, याद करने का तरीका बता दिया है मैंने आपको।
और याद कैसे रखना है वो अब आप स्वयं तय करें कि किस प्रकार उन्हें याद रखें, क्योंकि आवर्त सारणी का आना बेहद ही ज़रूरी है। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी इसके पास, परमाणु क्रमांक 27, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 27 होगी। अब आगे की जो बात है वो हम अब करने जा रहे हैं। जो मुख्य बात है वो ये है कि यहाँ कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। कैसे हैं भैया, निकाल लो, इसको आप x मान लो। यहाँ पर जो है 6 × 0 कर दो तो यहाँ 0 आ जाएगा, और बराबर के आगे जो चार्ज इस पर एंटाइटी पे हैं, ये देखिए आप एंटाइटी पर जो चार्ज है आपका +3 है, तो ये +3 इधर रह जाएगा और इधर CO का कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो आपका x = +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। ठीक है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, अतः CO+3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 27 - 3, क्योंकि +3 है तो उसने 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है। तो इसके पास अब जो इलेक्ट्रॉन बचे वो कितने बचे हैं, 24 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचे हुए हैं। ठीक है, अब यह NH3 लिगेंड से बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। कितने, एक NH3 से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। समझ में आती है बात। तो 6 NH3 लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 6 = 12 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास। समझ में आती है बात। अतः कुल धातु आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 कहाँ से, यहाँ से, 12 कहाँ से, लिगेंडों द्वारा दिए गए। टोटल इनका हम करते हैं तो 36 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होते हैं। हमें कितने होते हैं, 36 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। और 36 इलेक्ट्रॉन किस अक्रिय गैस का विन्यास है, वो है निकटतम गैस इनकी क्रिप्टॉन। तो ये उदाहरण यदि आपको समझ में आ गया, इसको सोल्व करना आ गया, तो आप EAN को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, चाहे उदाहरण आपको कोई भी दिया गया हो। देखिए, उपरोक्त उदाहरण में संकुल आयन की कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 36 हैं, जो कि क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक होता है। अतः कोबाल्ट NH3 से बंध बनाने के बाद समीपवर्ती अक्रिय गैस क्रिप्टॉन के समान विन्यास प्राप्त कर लेता है, जो स्थायी होता है या अपना स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। यहाँ हम कुछ और उदाहरण का जो है डिस्कशन कर लेते हैं। कई सारे उदाहरण यहाँ मैंने लिए हैं और एक टेबल की फॉर्म में इन्हें आपको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। देखिए, आपका CrCO6 है, जो इसमें हम बात करें इसके आपके क्रोमियम की, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, इसका 0 आएगा यहाँ पर। तो इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए, धातु आयन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 24। अब यहाँ लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोबाल्ट कितने हैं आपके यहाँ के लिगेंड कितने हैं, 6। एक कोबाल्ट द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो 34 + 12 = 36 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ हो रहे हैं, अर्थात ये कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। इसी प्रकार NiCO4 की हम बात कर लेते हैं। निकल का परमाणु क्रमांक यहाँ 28 है। 4 कार्बोनिल लिगेंड द्वारा 8 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, तो 28 + 8 कितने हो गए, 36 हो गए। इसी प्रकार आपका FeCO5 है, तो यहाँ पर Fe का जो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26 है, 26 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। और 5 कार्बोनिल द्वारा जो हैं 10 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, तो कितने हो गए, 26 + 10 कितने हो गए, 36 हो गए। और उदाहरण आप ले लो, FeCN6 वाला +2 चार्ज इस पर है, तो Fe पर चार्ज कितना आ गया, +2 आ जाएगा। और +2 चार्ज आने के पश्चात जो नंबरिंग इसके होगी, 26 में से इसका +2 चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहाँ 24 के पास इलेक्ट्रॉन बचे। आगे हम बात करते हैं, इसके पास जो लिगेंड हैं वो है आपका 6 लिगेंड यहाँ पर हैं और 2-2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो 12, 24 से 12, 36 हो गया। आप और उदाहरण ले लीजिए, इधर ओस्मियम एंड कार्बोनिल का होल 5। ओस्मियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 76 होता है, और 76 और 5 कार्बोनिल के जो हैं 10 इलेक्ट्रॉन।
और 10 इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद में 76 और 10 86 होता है, जो कि आपका रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है ना, अग्रगर 0 रन। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो है Fe एथिलीन डायमीन Cl2 का है, एक कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर Fe का जो है +2 ऑक्सीडेशन नंबर में होगा, यहाँ पर माइनस का यह है, और 4 × 2 = 8 आपका जो है एथिलीन डायमीन द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 क्लोरीन द्वारा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 × 4 = 12 हो गए आपके, और 24 इसके, तो 24 + 12 = 36 इलेक्ट्रॉन आपका जो है क्रिप्टॉन के नियर बाई ये पहुंच रहा है। तो यहाँ तक आपकी जो EAN वाली जो है बात आपकी कंप्लीट होती है टॉपिक आपका। अब जो अगला पॉइंट आपका है वो है केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े सभी लिगेंडों को पृथक करने के पश्चात उस पर जो आवेश आता है उसे केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। किसी संकुल आयन पर उपस्थित आवेश संकुल में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंडों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के योग के तुल्य होता है। क्या कहा हमने? किसी संकुल आयन पर उपस्थित आवेश संकुल में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड की ऑक्सीकरण अवस्था के योग के तुल्य होता है। देखो हम उदाहरण देकर इसे समझते हैं बेटा। ऑक्सीकरण संख्या को हम निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या को। हम किसी भी कंपाउंड में आपको सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। जैसे आपका ये उदाहरण है K4Fe(CN6). अब यहाँ पर आपका केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? आयरन है। आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालनी है आपको? ये आपका आयन स्पेयर है। यहाँ पर 4 पोटेशियम है तो 4, 1 पोटेशियम का चार्ज होता है +1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1। फिर हम प्लस करेंगे किसकी निकालनी? X की, तो इसको X कर दिया। प्लस करेंगे हम 6 साइनाइड है, 1 साइनाइड पर चार्ज होता है -1, तो 6 × -1 इक्वल टू, इस पर कोई चार्ज नहीं, आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर चार्ज नहीं है। यदि यहाँ कोई चार्ज होता है तो बराबर के इधर लिखने में आता है, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है आपका। अब इसे हम सोल्व करते हैं। 4 × 1 4 हो गया, x की जगह x आ गया, और माइनस का 1 और प्लस का 6 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 6 हो गया बराबर 0। फिर x इक्वल टू जो है माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो गया, प्लस का 4 इधर जाएगा, माइनस का 4 हो गया। तो जब ये सोल्व होगा -4 से +6 कटेगा तो आपका पास क्या बचेगा? x = +2। तो आपका यहाँ पर जो आयरन है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला उदाहरण हम ले लेते हैं CONH3 +2 आयन का। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं, इसको कोबाल्ट है, इसको X मान लिया हमने। 4 NH3 आपके हैं। आपका NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, ये आपको भली बात पता होना चाहिए। अब न्यूट्रल लिगेंड के लिए शून्य चार्ज होता है, तो 4 × 0 होगा तो 0 हो जाएगा। तो और इसके ऊपर चार्ज कितना है? +2, बराबर के इधर आना है। तो X बराबर जो है हाँ 4 × 0 जो है 4 होगा। और इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो प्लस का 4 है वो इधर जाएगा, माइनस का चार्ज हो जाएगा। x = 2 तो आपका यहाँ है से, और ये प्लस का चार्ज जो है इधर आ जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 से इसको काटेंगे तो x = +2 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर आपका कोबाल्ट जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। और उदाहरण हम लेकर चर्चा कर लेते हैं, इन्हें आप खुद सोल्व कीजिएगा। एक बार देख के सोल्व करना, दूसरी बार बिना देखे सोल्व करना। PTNH3 का होल थ्राइज एंड Cl3 +1 चार्ज, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपकी जो इसकी वैल्यू 4 आएगी, x = +4। इसी प्रकार से आपका जो है CuNH3 का होल 4.H2O है, SO4, एंड इसको यहाँ x मान लेंगे हम। ये वही कंडीशन, आपके 4 लिगेंड है, ऑक्सीडेशन इसका जो निकालेंगे इसका चार्ज 0 होता है, और एक SO4 इसके बाहर हैं तो यहाँ इसका चार्ज आएगा -2। एक SO4 पर चार्ज कितना होगा? -2 होगा। और इक्वल टू इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 आ जाएगा। और इसको जब यहाँ निकाल के हम सोल्व करेंगे तो
जो अपनी वैल्यू आएगी निकल के -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ओवरऑल अब कट पिटने के बाद में +2 वैल्यू आपकी आएगी। अगला उदाहरण हम ले लेते हैं, जो है कॉपर NH3 का होल 6 और चार्ज +3। तो यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है तो कॉपर डायरेक्ट अपन +3 दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। शॉर्टकट अपने को निकालना आना चाहिए चीज़ें। अगला उदाहरण आप ले लो K3CO C2O4, ये क्या आपका ऑक्जिलेटो C2O4 क्या है ये ऑक्जिलेटो। और ऑक्जिलेटो पर चार्ज कितना होता है, एक ऑक्जिलेटो पर -2 चार्ज होता है, ये अब हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ 3 ऑक्जिलेटो हैं और इसको गुणा कर दिया हमने -2 से, ठीक है। ये प्लस का सिंबल है यहाँ, x + 3 इंटू -2, जब इसे सोल्व करेंगे तो -6 निकल के आएगा। x की जगह x है, 3 इंटू 1 3 हो गया, बराबर आपका 0 है। अब यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालनी है तो +3 इधर जाएगा, -3 हो जाएगा, और -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो +6 में से -3 जाने के बाद में आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी, सॉरी देखिए यहाँ पर आपका मैं पुनः समझा देता हूँ। K3 यहाँ पर इसके लिए एक पोटेशियम के लिए 1 और 3 है तो 3 इंटू 1, और X जो है आपका कोबाल्ट है, और C2O4 जो है ऑक्जिलेटो है, और 3 लिगेंड है तो 3 हो गया, आपको यहाँ लिख दिया है। एक ऑक्जिलेटो पर चार्ज होता है -2, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, और यहाँ +3, और जब x की वैल्यू निकालनी दोनों वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, ये जो +3 ये -3 हो जाएगा, और ये -6 +6 हो जाएगा। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी x = +3। और इसी प्रकार एक और उदाहरण आपका ये रहा कि या पोटेशियम AgCN का होल ट्वाइस, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है आपकी 1 निकल कर आएगी, या Ag जो है आपका +1 कंडीशन में एग्जिस्ट यहाँ कर रहा है। तो बेटा ये हो गई इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उपयोग में आने वाले सभी टर्म्स कंप्लीट हो गए आपकी ये, जिसमें हमने सब पे डिस्कस की। अब आगे जो आने वाली अपने क्लास होगी उसमें हम उप सहसंयोजक यौगिकों के नामकरण पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।